हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आप भारत के किसी भी शहर या उभरते हुए शहर में चले जाइए, आपको बहुत सी कंपनियां दिख जाएंगी, IT हब्स दिख जाएंगे और उन हब्स में आपको क्या दिखेगा कि बहुत से फूड आउटलेट्स हैं और उन फूड आउटलेट्स में जंक फूड खाने वालों की मारामारी है। आप किसी भी MNC में चले जाइए, उसके कैफेटेरिया में चले जाइए, आपको हेल्दी फूड खाने वाले अगर 2 लोग दिखेंगे तो जंक फूड खाने वाले 200 लोग दिखेंगे। और ये बात किधर इंडिकेट कर रहा है? पीछे लिखा हुआ है पोषण विरोधाभास। ठीक है, जो न्यूट्रिशन पैराडॉक्स है कि जहां भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत भुखमरी की तरफ, यानी भुखमरी को रोकने की तरफ आगे बढ़ रहा है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, वहां पे भारत जैसे देश में ओवर न्यूट्रिशन की समस्या अगर हो रही है तो निश्चित तौर पे ये पैराडॉक्स ही है। ठीक है, तो आज हम इस न्यूज पे बात करेंगे, इसके सभी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये समस्या इस स्तर तक बढ़ती जा रही है कि लोगों को हैवी लाइफस्टाइल डिजीज होते जा रहे हैं। तो हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे, हम बहुत सारे रेफरेंसेस की बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो GS1 GS2 दोनों के लिए यूजफुल है और एक मायने में देखा जाए तो GS3 के लिए भी कहीं ना कहीं ये यूजफुल है। तो प्लीज इसको अंत तक देखिएगा, इसमें सभी एस्पेक्ट्स पे बात की गई है जो मैं हमेशा कंप्लीट कवरेज करता हूं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक्स कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बात क्या है? द हिंदू में न्यूज आई थी, इंडियाज न्यू अर्बन वरी राइजिंग ओवर न्यूट्रिशन। नेचर एक बड़ी शानदार लाइफ साइंस की क्या कहते हैं जर्नल है और उस लाइफ साइंस के जर्नल में पेपर पब्लिश होना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन उस पेपर में जो खास बात आई वो क्या कि जो भारत के अर्बन क्षेत्र में ओवर न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए लिखा हुआ है, इन अ पैराडॉक्सियल न्यूट्रिशन लैंडस्केप वेयर अंडर न्यूट्रिशन रिमेन्स अ कंसर्न इन मेनी रीजन्स, ओवर न्यूट्रिशन इज नाउ एस्केलेटिंग इन अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स में ओवर न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। दुख की तकलीफ की बात है कि भारत एक तरफ तो भुखमरी की समस्या को झेल रहा है, वहां पे इस प्रकार की समस्याएं क्यों हैं आप देख सकते हैं। भाई इस समय लोग जंक फूड इस स्तर पे खा रहे हैं कि कोई उसका और छोर ही नहीं है, आर पार ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक चल रहा है, बियर पे बियर चल रही है। आई हैव सीन लाइक द स्टूडियोज इन गुड़गांव, एंड गुड़गांव में मैंने देखा है कि ये जो कल्चर है जंक फूड के साथ में वो BYOB ब्रिंग योर ओन बूज और इस प्रकार के कितने कल्चर चल रहे हैं और ये स्वास्थ्य को किस स्तर पे डिटोरेट कर रहे हैं वी ऑल नो। ठीक है, बात की जाए और क्या, न सिर्फ फैट बल्कि फैटी लिवर दोनों ही हो रहा है, मतलब मोटापा भी आ रहा है, फैटी लिवर भी आ रहा है और इससे जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों की दवाओं पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है एंड वी नेवर नो कि आगे किस दशा में जाएगा। तो निश्चित तौर पर सही दिशा में तो नहीं जाने वाला है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। ठीक है, इससे जुड़े हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे। मैं अपने हर वीडियो में हर एस्पेक्ट को कवर करता हूं, इस वीडियो में भी बात करेंगे। तो बात करते हैं शुरुआत की। तो ऐतिहासिक रूप से कुपोषण और संक्रामक रोगों से जूझते हुए भारत में अब जीवन शैली से जुड़े कुछ कारकों से प्रेरित एक मूक लेकिन गंभीर महामारी, ठीक है, शांत है, कोई इसकी बात नहीं हो रही है, देख सब रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही है, गैर संचारी रोगों यानी कि NCD का सामना कर रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। भाई मैं मोटा हूं तो मेरे को साथ रहने वाला व्यक्ति, मेरे साथ खाने वाला व्यक्ति मोटा नहीं हो जाएगा। एंड वी ऑल नो दिस, ऑफिस में हमने बहुत बार देखा होगा कि मोटे पतले बहुत से लोग एक साथ ही रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बट अ सीरियस डिजीज। ठीक है, बात करें इसके आगे की तो क्या है, हैदराबाद के IT क्षेत्र के हालिया आंकड़े जहां 84% कर्मचारी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज यानी कि MAFLD से पीड़ित पाए गए हैं। ठीक है, विशेष रूप से शहरी कामकाजी आबादी के बीच NCD का तीव्र और खतरनाक वृद्धि रेखांकित करते हैं। NCD मतलब जो गैर संचारी रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो यह समस्या तो लगातार बढ़ते जा रही है और क्या है, इसलिए भारत के पोषण संबंधी स्वास्थ्य संकट इसके सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक चालकों के बहुमुखी आयामों और व्यापक नियामक सुधार की तत्काल आवश्यकता का पता लगाना महत्वपूर्ण है कि कहां पे इसे रोका जा सकता है, कहां पे जाके हम कह सकते हैं कि बस हो गया। ठीक है, कहां पे हम कह सकते हैं कि रोक दो भाई, बहुत खा लिया, हेल्दी खाओ। हेल्थ से जुड़े बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, हेल्थ से जुड़े बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे शुरुआत हुए हैं, पर क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? उत्तर है अ बिग नो, नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, बात करें इसके आगे की तो क्या है, द्विपक्षीय कुपोषण संकट भारत में क्या है कि भारत में कुपोषण के साथ साथ अतिपोषण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अभी जस्ट उसकी हमने बात की। ठीक है, 2021 में भारत अधिक वजन और मोटापे में विश्व में दूसरे स्थान पे था। पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है, इसमें नंबर 2 पे है
अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी नंबर 1 पे आ जाएंगे और फिर फख्र करेंगे कि इसमें भी जापान को छोड़ के चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, यहाँ पे भी नंबर 1 पे आ जाएं तो फिर गर्व से 2-4 बर्गर और खा लिया जाएगा। ठीक है, NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5 का जो डेटा है वो क्या कहता है कि पिछले 15 वर्षों में महिलाओं में मोटापा 5 से बढ़कर 3 गुना हो गया, मतलब 5.1% से बढ़ के उसका 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, और क्या है, शहरी क्षेत्रों में समस्या अधिक गंभीर है क्योंकि 23% महिलाएं अधिक वजन या मोटी हैं। 23% महिलाएं, 23% में, जबकि हम नॉर्मली महिलाओं को एसोसिएट करते हैं, नॉर्मली जो पेट्रियार्कल सीन है उसमें नॉर्मली महिलाओं को एसोसिएट करते हैं कि भाई घर का खाना बनाती होंगी, ओवर ईटिंग नहीं हो रही है, पर यह डेटा गंभीर है और सीरियस है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बताते चलूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी पे इस समय GS फाउंडेशन बैच है जो वो क्लोज होने वाला है। 31 मई को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और 31 मई को क्लोज हो रही है हमारी अर्ली स्टार्ट ऑफर सेल। देखिए, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ध्यान क्या देना है कि शानदार बैच है, हजार बार मैंने इसकी कितनी सारी फीचर्स के बारे में बात की है, अनलिमिटेड एंड अनपैरेलल्ड फीचर्स हैं। तो इस बैच से जुड़ने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। ठीक है, इस कोड का प्रयोग जरूर करिएगा। 31 मई को बैच क्लोज हो रहा है और 31 मई को ये सेल भी क्लोज हो रही है, तो आपको देर नहीं करना है। चलिए बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पे। NFHS डेटा को अगर थोड़ा सा विश्लेषित किया जाए तो NFHS 4 से NFHS 5 तक परिवर्तन देखा जाए तो पुरुषों में जो अधिक वजन, जो ओवरवेट वाला सीन है, वो 37% से बढ़ के लगभग 44% हो गया, लगभग 16% की वृद्धि है। ठीक है, महिलाओं में अधिक वजन 36% से बढ़ के 41% हो गया है। ठीक है, ओवरऑल का देखा जाएगा 13%। ये मत देखिएगा कि यहाँ पे 6% दिख रहा है, यहाँ पे कितना 7% दिख रहा है, नहीं, X से बढ़ के Y हुआ है तो X से Y% कितना बढ़ा, वो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा बात क्या है, बच्चों में अधिक वजन की बात की जाए तो NFHS 3 में 1.9% की बात हो रही थी, NFHS 5 में क्या हो गया 4%, लगभग 2 गुना से ज्यादा बच्चे इस समय क्या है, मोटे हैं, फैट हैं। ठीक है, राज्यवार देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, सिक्किम में 30% से अधिक जनसंख्या मोटापे की श्रेणी में। और वही आप इनमें देखिए, खासकर अंडमान, पुडुचेरी, सिक्किम को, ये वो क्षेत्र हैं जो अमूमन देखने से, सोचने से लगेगा कि वहां के लोग तो हेल्दी होंगे, समस्या आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, हरियाणा और कर्नाटक सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। शहरी ग्रामीण अंतर की बात की जाए तो शहरी महिलाओं में मोटापा 23% है। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं में मोटापा केवल 7% है। पेट के मोटापा ग्रामीण क्षेत्रों की 1/3 महिलाएं भी प्रभावित है। तो जो आप गांव में एक नॉर्मल सीन है, गांव में एक कॉमन सीन होता है जहां पे आप किसी भी घर में जाएंगे तो आपको एक आध महिला जिनका पेट निकला होगा, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ फैट, मोटापे के कारण, वो जरूर दिख जाएगा आपको। ठीक है, आगे की बात करें अगर तो और क्या दिक्कत है, सामाजिक आर्थिक कारक क्या क्या है, हम सभी कारणों पे बात करेंगे और कारणों में इन डिटेल बात करेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स नोट करते जाना, वैसे PDF मेरे ग्रुप पे आ जाएगी, पर नोट करते जाना सभी पॉइंट्स को। ठीक है, तो क्या है, आर्थिक समृद्धि, बढ़ती आय और जीवन स्तर, निश्चित तौर पर शहरीकरण 2011 के बाद से जो शहरीकरण जनसंख्या में तेजी से बदलाव हुआ है उसके कारण जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है, लोगों के लाइफ स्टाइल बदली है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने जिंदगी में पहली बार मैगी 2013 में खाई थी, 2013 या 14 में, शायद 14 में खाई थी, 2014 में खाई थी पहली बार। ठीक है, जिंदगी में पहली बार मैगी खाई थी। और जब मैं दिल्ली आया तो 1 साल के अंदर मैंने कोई ना कोई तो मतलब जितने जिंदगी के दिन काटे थे उतनी मैगी खा ली। तो क्या मतलब है, जो एकदम से लाइफ स्टाइल बदलाव आया, मुझे लगता है कि पहली बार मैं बर्गर 2012-13 में खाया होगा, पर उसके बाद मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बर्गर या पिज्जा आ ही जाता है और आप खा भी लेते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, और क्या है, आहार संबंधी कारक क्या है, प्रसंस्कृत जो प्रोसेस फूड होते हैं उनकी जो खपत बहुत ज्यादा है, फास्ट फूड, पैकेज फूड, चीनी और नमक का अधिक सेवन। देखो, कहा जाता है ना कि जो व्हाइट्स हैं, यानी कि चाहे आप बात करें चीनी की, चाहे आप बात करें नमक की, या आप बात करें रिफाइंड ऑयल की, इनसे बचने की सलाह दी जाती है। पर कितनी बार ही ट्राई करने के बाद लोग वापस चीनी, नमक, रिफाइंड की तरफ आ जाते हैं। बचना चाहिए इनसे। ठीक है, पारंपरिक आहार का त्याग, यस, स्थानीय और पौष्टिक भोजन से दूरी। आई नो मेनी स्टूडेंट्स इवन जिनसे मेरी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि सर मेरे को लौकी अच्छी नहीं लगती, मेरे को तोरी अच्छी नहीं लगती, मेरे को करेला अच्छा नहीं लगता है। करेला पे हम सब सहमत हो सकते हैं कि नहीं अच्छा लगता है, लेकिन बाकी सब्जियां तो हेल्दी है, भिंडी हेल्दी है, खाओ यार, सीजनल सब्जियां हैं, इनको खाना चाहिए। पर खाते क्या है, खाते क्या है, हमको पास्ता खाना है, हमको मैक्रोनी खानी है, हमको मैगी खाना है, हमको नूडल्स खाना है, हमको पिज्ज़ा, पता नहीं क्या, सुशी, ये सब चीज़ें खानी है। तो ऑफ कोर्स अनहेल्दी तो होगा ही। तकनीकी कारक देखा जाए तो सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल, स्क्रीन टाइम में वृद्धि बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ कि अभी आप अपना स्क्रीन टाइम देखेंगे तो आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे कि आप इतना ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। लोग 16-16, 18-18 घंटे स्क्रीन टाइम है लोगों का, मतलब विच इज़ ह्यूज। ठीक है, फिर क्या है, परिवहन, पैदल चलने की बजाय वाहनों का अधिक उपयोग, ये तो है। मतलब मैंने खुद में अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस किया, तो मैं भी एक इसमें से व्यक्ति हूं जो इस प्रकार की चीज़ों को फॉलो करता है कि आजकल पैदल चलना छूट गया। लास्ट 2.5 साल से मेरी एक्सरसाइज छूट गई है।
तो ये कारक है। और क्या है, मनोरंजन के तरीके, शारीरिक खेलों के बजाय इंडोर गतिविधियां, बच्चों में खासकर तमाम प्रकार के गेम आ गए, फ्री फायर से लेके तमाम, और इन सब गेम्स के कारण जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक वो समय हुआ करता था कि चाहे 4 बजे की वो बजबजाती गर्मी हो, चिलचिलाती धूप हो, हम लोग निकल जाते थे वहाँ पे, क्रिकेट खेला करते थे, तमाम खेल खेला करते थे, कम से कम शरीर पे उसका एक सकारात्मक असर भी पड़ता था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर शरीर निकल ही नहीं रहा है, घर में बैठे ही फ्री फायर और तमाम गेम्स खेले जा रहे हैं। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की तो शहरीकरण, व्यावसायिक खतरे और जीवन शैली में बदलाव, क्या कारण है इसके? खैर, तो शहरी भारत का वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में रूपांतरण स्वास्थ्य पे अप्रत्याशित परिणाम लेके आया है। भारत के आर्थिक उत्थान का प्रतीक क्या? आईटी उद्योग इस बदलाव का बड़ा उदाहरण है। और जितने भी आईटी हब्स है वहां पे आपको जंक फूड की लंबी चेन दिख जाएगी। ठीक है, कर्मचारियों को अक्सर अनियमित कार्य घंटों, अपर्याप्त नींद और कार्यकलाप कियोस्क में कैलोरी युक्त पोषक रहित भोजन की आसान उपलब्धता का सामना करना पड़ता है। मतलब चले गए, समोसा खा के चले आए, अब उसके बाद फिर 10 घंटा काम कर लेंगे, सोएंगे नहीं, 4 घंटा सोए, उठे सुबह सुबह क्या कहते हैं नूडल्स खा लिए, फिर 10 घंटा काम करेंगे। तो ये भी असर कर रहा है ना। और क्या है, जिसके कारण मोटापे और चयापचय, मतलब जो पाचन से जुड़ी विकार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। व्यावसायिक खतरा सिर्फ आईटी पेशेवरों तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों से पता चला है कि अधिक वजन और मोटापे की व्यापकता उम्र और आय दोनों के साथ बढ़ती है, और सिर्फ आईटी पेशेवरों के नहीं, नॉर्मल जिंदगी में भी लोगों में देखने को मिल रही है। 40 से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों में मोटापे की दर बढ़ के 32% हो गई है, तथा सबसे धनी वर्ग में यह दर 37% है। मतलब 37% लोग मोटे हैं, मोटापा है। और क्या है, ये प्रवृत्तियां लैंगिक और शहरी ग्रामीण विभाजन तक फैली हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में एनसीडी का प्रचलन अधिक है, विशेष रूप से 18 से 59 वर्ष की आयु के लोगों में, जो आर्थिक रूप से सबसे अधिक उत्पादक आयु समूह है। तो इस प्रकार की दिक्कतें भी लगातार, के एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो लगातार बढ़ती जा रही, और उस एज में सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही, उस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही, जहां सबसे कम बढ़नी चाहिए, जहां पे सबसे कम बढ़नी चाहिए। ठीक है, और देखा जाए सार्वजनिक स्वास्थ्य के संकेतकों की बात की जाए तो निवारक देखभाल की विफलता, यस, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचना और निदान में कुछ सुधारों के बावजूद गैर संचारी रोगों के लिए रोकथाम और उपचार से परिणाम निराशाजनक बने हुए नहीं है। उनका कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। एक टेस्ट करा लिया, फैटी लीवर आ गया, चलो 1 महीना हम रिफाइंड छोड़ देंगे, 1 महीना हम सिर्फ देसी घी खाएंगे, या क्या कहते हैं वो नया जो तेल आया वो वाला तेल खा लेंगे, तो उससे आराम मिल जाएगा। 1 महीने बाद फिर वही चीज शुरू कर दोगे तो कैसे फायदा? लॉन्ग टर्म तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, भारत के सबसे विकसित राज्यों में एक तमिलनाडु का स्टेप सर्वेक्षण 2023-24 एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। क्या करता है? कार्यस्थल पे मलक्काई थड़ी मारुथुवम कार्यक्रम जैसे हस्तक्षेपों के तहत लाखों लोगों की जांच की गई, लेकिन वास्तविक रोग नियंत्रण अभी भी खराब है, रोगों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्तियों में केवल 16% का रक्तचाप नियंत्रित रहता है। युवा मधुमेह रोगियों में 10% से भी कम लोग ग्लाइसेमिक नियंत्रण प्राप्त कर पाते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चाहे वो बीपी की बात हो, चाहे शुगर की बात हो, दीज ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस, इनमें दिक्कत आ रही है, इनमें समस्या आ रही है। ठीक है, खराब आहार संबंधी आदतें और शारीरिक निष्क्रियता व्यापक रूप से फैली हुई हैं। तमिलनाडु के 94% से अधिक उत्तरदाताओं ने बताया कि वे फल और सब्जियों का सेवन अपर्याप्त मात्रा में करते हैं, जबकि लगभग 1/4 उत्तरदाताओं में पर्याप्त शारीरिक गतिविधि का अभाव पाया गया है। तो एक बड़ा उदाहरण मैं भी हूं, और हम भी उसी प्रकार की जनसंख्या में शामिल होते हैं जो इस प्रकार से स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं, फलों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, सब्जियों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए अगर तो तत्काल स्वास्थ्य समस्याएं क्या है? मधुमेह, हाई बीपी, हार्ट डिसीजेस, कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं में वृद्धि हो रही है। ठीक है, दीर्घकालिक प्रभाव क्या दिखते हैं कि गैर संचारी रोगों का बोझ, एनसीडीज में तेज वृद्धि। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य, अवसाद, चिंता की समस्याएं, डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, जीवन प्रत्याशा पर प्रभाव पड़ रहा है, स्वस्थ जीवन वर्षों में जो कमी हो रही है, मतलब हेल्दी जो क्या कहते हैं हमारे ईयर्स हैं उनमें कम होता जा रहा है। मैक्सिमम हर साल, हर महीना कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बीमारी तो दिखती ही, लोग बीमार होते ही, बीमार नहीं होते तो अलग सेलिब्रेशन हो जाता है। ठीक है, बीमार नहीं होते तो सेलिब्रेट करके फिर बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, महिलाओं और बच्चों पर विशेष प्रभाव पड़ता है इसका। क्या कि मातृ स्वास्थ्य, गर्भावस्था में जटिलताएं हैं, बाल स्वास्थ्य, मोटे माताओं के बच्चों के मोटापे की संभावना अधिक है, और पोषण चक्र क्या कि पीढ़ियों में स्थानांतरित होने वाली समस्या है। तो क्या है कि लगातार कुपोषण, पेट, इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की सामाजिक आर्थिक प्रभावों की बात, तो आर्थिक बोझ, यस, स्वास्थ्य देखभाल लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादकता में कमी हो रही है, यह भी प्रभाव पड़ रहा है ना भाई। आदमी ओबेस, मोटा होता जा रहा है तो चीजें दिक्कत कर रही हैं, बीमा प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य कम होता जा रहा है। सामाजिक प्रभाव क्या है कि असमानता में वृद्धि हो रही है, गरीब और अमीर के बीच स्वास्थ्य अंतर बढ़ता जा रहा है। लैंगिक प्रभाव, महिलाओं पर अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, मैंने महिलाओं के डेटा को बताया भी। क्या है, पारिवारिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पारिवारिक समस्याएं भी क्या है, बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पे ये सब रिलेटेड है,
कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिड़चिड़ा होगा आदमी, बहस करेगा, लड़ाई होगी, दिक्कत करेंगे। शिक्षा पर प्रभाव की बात किया जाए तो स्कूली बच्चों में समस्या एकाग्रता की कमी, शारीरिक गतिविधियों में कमी, शैक्षणिक प्रदर्शन, मोटापे का नकारात्मक प्रभाव, आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक स्वीकार्यता की समस्या, इस प्रकार की चीजें बनी हुई। ठीक है, क्योंकि बच्चों में तो और ज्यादा इस बात पे जिसे कहते हैं टॉन्ट मारा जाता है कि कर रहे हो गया मोटे, और फिर जिंदगी भर वो मोटू का टैग जुड़ जाता है। ठीक है, बात की जाए इसके आगे की तो द्विपक्षीय पोषण की समस्या क्यों, क्योंकि एक ही परिवार में कुपोषित और अतिपोषित दोनों प्रकार के लोग रह रहे हैं। ठीक है, पोषण संक्रमण क्या है कि तीव्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का परिणाम दिख रहा है, और नीतिगत दुविधा क्या है कि दोनों समस्याओं के लिए अलग अलग रणनीति चाहिए। एक तरफ कुपोषण की बात है, एक तरफ अतिपोषण की बात है, और दोनों एक साथ चल रही है। सरकार के लिए एक अलग ही कैच 22 सिचुएशन है कि किसको पकड़ा जाए, किसकी बात की जाए। ठीक है, कारण और तंत्र क्या है कि असमान विकास, आर्थिक विकास के फायदों का असमान वितरण है, शिक्षा और जागरूकता की कमी है, और पोषण संबंधी जानकारी का अभाव है, और क्या है, भोजन संबंधी मान्यताओं में परिवर्तन हो गया। अब पेरेंट्स भी कहते हैं कि चलो हफ्ते में 2 दिन तो बर्गर खा ही सकता है, 2 दिन तो पिज्जा खा ही सकता है, उससे क्या ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, आदत लग जाएगी फिर। ठीक है, क्योंकि गलत चीजें बड़ी तेज लगती हैं। ठीक है, क्षेत्रीय विविधताएं देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राज्य जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं सबसे अधिक अतिपोषित हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी, जबकि वहां पे ऐसा माना जाता है कि ज्यादा मेहनती लोग हैं और ज्यादा पोषित लोग हैं। ठीक है, दक्षिणी राज्य शहरी क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि हो रही है। केंद्रीय भारत कुपोषण के साथ अतिपोषण की समस्या है, तो यहाँ तो दोनों ही कुपोषण, यहाँ पे कुपोषण कम, अतिपोषण ज्यादा है। जो उत्तर भारत की बात करें तो वहां पे कुपोषण भी ज्यादा और अतिपोषण भी बढ़ ही रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दोनों समस्याएं दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो वर्तमान सरकारी नीतियां पहल क्या है, राष्ट्रीय स्तर की नीतियां तो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, पोषण अभियान जो है, कुपोषण पे फोकस है, अतिपोषण पे सीमित ध्यान दिया जा रहा है, दिया जाना ज्यादा चाहिए। लक्ष्य क्या है, 2022 तक कुपोषण में 2% से कमी दिखी हमको इसमें। ठीक है, आयुष्मान भारत की बात की जाए तो एनसीडीज के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल की बात हो रही है, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र और क्या कहते हैं एचडब्ल्यूसीज की बात हो रही है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और नियंत्रण निश्चित तौर पर इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई जो है उसने क्या किया है, पैकेज फूड में लेबलाइजिंग को बेटर किया हुआ है। ठीक है, कि लेबलिंग बेटर की जाए। ठीक है, ट्रांस फैट पे विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ट्रांस फैट पे प्रतिबंध, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ लेकिन उसका फायदा बहुत ज्यादा नहीं, शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए था, जन जागरूकता अभियान के लिए था, लेकिन इसका बहुत बड़े स्तर पर फायदा तो नहीं। राज्यों की पहल देखा जाए तो केरल का अनुभव अगर हम देखें, ठीक है, केरल की बात करें तो एनसीडीज के लिए, ठीक है, विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तमिलनाडु स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, महाराष्ट्र में शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है। तो चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, चाहे क्षेत्रीय स्तर की बात की जाए, चाहे एफएसएसआई लेवल की बात की जाए, चाहे चिकित्सकीय लेवल की बात की जाए, काम हो रहा है, पर वो जितना होना चाहिए उतना नहीं, उससे निश्चित तौर पे क्या है, कम है। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की तो अंतरराष्ट्रीय अनुभव को देख लिया जाए तो वैश्विक रुझान क्या कहते हैं, डब्ल्यूएचओ लक्ष्य 2025 तक बाल मोटापे में वृद्धि को रोकना, वैश्विक पोषण रिपोर्ट क्या कहती है, द्विपक्षीय कुपोषण की बढ़ती समस्या संपूर्ण विश्व में है, और एसडीजी लक्ष्य 2 क्या कहते हैं कि भूख समाप्त करना और पोषण सुधार की बात करना, यह बात है। सफल अंतरराष्ट्रीय मॉडल क्या है, मैक्सिको, इन्होंने चीनी पे पर कर लगाया, चिली में फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की बात की, सिंगापुर में व्यापक पोषण शिक्षा कार्यक्रम की बात की, ब्राजील की बात कर ली जाए तो द्विपक्षीय कुपोषण पे समान रूप से वो काम कर रहे हैं। एकीकृत दृष्टिकोण क्या, कुपोषण और अतिपोषण के लिए एक संयुक्त रणनीति बना कि दोनों पे कैसे काम किया जाए, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, सक्रिय भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। यूरोपीय संघ की बात की जाए तो पोषण लेबलिंग की बात निश्चित तौर पर अनिवार्य कर दी उन्होंने। बच्चों के लिए विज्ञापन नियंत्रण, जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध और स्कूली मील प्रोग्राम, स्वास्थ्य भोजन को सुनिश्चित करने की बात वहां पे की जा रही है। ठीक है, बात की जाए इसके लिए हम एक और उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम सऊदी अरब के उदाहरण पे भी आएंगे, उसके पहले आ जाएं। तत्काल कार्य योजना क्या है कि राष्ट्रीय अतिपोषण नीति बनाई जाए व्यापक स्तर पे। ठीक है, एफएसएसआई की भूमिका और विस्तारित होनी चाहिए, सख्त खाद्य नियंत्रण पे उसको काम करना पड़ेगा एफएसएसआई को। शहरी नियोजन, ठीक है, जो सिटी लेवल पे जो नियोजन होता है, ठीक है, अर्बन लेवल पे जो नियोजन होता है उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पैदल और साइकिल फ्रेंडली शहर जो है इन पे काम करना पड़ेगा कि भाई साइकिल फ्रेंडली शहर और पैदल चालकों के लिए जो शहर, जैसे लखनऊ में बहुत हमने देखा था कि वहां पे एक साइकिल ट्रैक बना था, उस प्रकार के ट्रैक पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार करना होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एनसीडीज की जल्दी पहचान की जा सके, इस प्रकार से की जाए। स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण किया जाए, उनको पता चले भाई ये डिजीज नॉर्मल नहीं है, ये मोटापे के कारण है, अतिपोषण के कारण है, जंक फूड के कारण है, ज्यादा खाने के कारण है। ठीक है, डिजिटल स्वास्थ्य की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के उपाय डिजिटल स्वास्थ्य के द्वारा भी चेक किया जा सकते हैं। भाई दूर से बैठ के डॉक्टर देख ले, बता दे, समझा दे कि दिक्कत यहां पे है। ठीक है, बात की जाए क्या की तो शिक्षा और जागरूकता पे, तो स्कूली पाठ्यक्रम, पोषण को अनिवार्य बनाना, मीडिया अभियान, क्या सामाजिक व्यवहार परिवर्तन पे बात करें, और सामुदायिक कार्यक्रम क्या कि स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप हो कि भाई ये जो जंक फूड बढ़ता जा रहा है, इज इट गुड, नो इट्स नॉट गुड। ठीक है, बात करें इसके बाद की नीति का सुधार क्या है, कराधान की नीति को बेहतर करना होगा, अस्वस्थ भोजन
भोजन पे कर लगाना होगा, सब्सिडी पुनर्निर्देशन किया कि स्वस्थ भोजन को प्रोत्साहित करना होगा, सब्सिडी कम करनी, मतलब सॉरी सब्सिडी बढ़ानी होगी ताकि वो सस्ता मिले वो। और क्या है कि विनियामक सुधार, खाद्य उद्योग पे सख्त नियंत्रण करना होगा कि भाई कुछ भी तुम नहीं बेच सकते और इस प्रकार से नहीं बेच सकते, ठीक है, कुछ भी तुम नहीं बेच सकते और इस प्रकार से नहीं बेच सकते, ठीक है। वैश्विक सबक देखा जाए तो सऊदी अरब मॉडल दिखता है जहां पे भारत गैर संचारी रोगों से निपटने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख सकता है। जैसे सऊदी अरब का विजन 2030 जो है वो पहले एक सम्मोहक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां पे नागरिक सहभागिता के साथ विनियामक सुधार को एकीकृत करके राज्य ने रेस्तरां में कैलोरी लेबलिंग, शर्करा युक्त पेय पदार्थों और ऊर्जा पेय पर उत्पाद शुल्क और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में सोडियम सीमा जैसे कड़े उपायों को लागू किया है रेस्टोरेंट लेवल पे। तो हर रेस्टोरेंट अगर जिम्मेदारी ले ले तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। इन नीतियों के कारण सऊदी अरब को सोडियम में कमी लाने तथा ट्रांस वसा को समाप्त करने सर्वोत्तम तरीकों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता मिली हुई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। इसकी सफलता सुसंगत अंतर क्षेत्रीय समन्वय में निहित है, जिसे भारत अभी तक हासिल नहीं कर चुका है। इसमें भारत को काम करना पड़ेगा। चलिए, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, ठीक है, क्या है शहरी नियोजन और कार्यस्थल नीतियों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, पैदल चलने, शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने तथा पौष्टिक भोजन तक बेहतर पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए भारत को। और क्या करना चाहिए अंत में, भारत की नियामक संस्थाओं को स्वास्थ्य मंत्रालयों, शहरी विकास प्राधिकरण और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जो स्वस्थ विकल्पों को आसान बना सके, ठीक है। अंततः हम क्या कह सकते हैं कि भारत का शहरी स्वास्थ्य संकट खराब पोषण, गतिहीन जीवन शैली और कमजोर नियामक निगरानी के कारण एक टाइम बम की तरह है और कभी भी फट सकता है। हैदराबाद और उसके बाहर के आईटी गलियारों में सामने आ रहे आंकड़े न केवल चिंताजनक हैं बल्कि कार्रवाई का आह्वान करते, मतलब एक्शन लिया जाना चाहिए। अनुमान यह है कि 2050 तक 450 मिलियन भारतीय अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होंगे और बच्चों में मोटापा अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है। इसलिए आधे अधूरे उपायों को समय समाप्त हो गया है, मतलब हमको फुल फ्लेजेड उपाय निकालने पड़ेंगे और भारत को बहुक्षेत्रीय रोकथाम केंद्रित रणनीति अपनानी होगी जो मजबूत विनियमन, स्वास्थ्य समानता और आर्थिक दूरदर्शिता पर आधारित हो, ताकि हम अंतिम स्तर पर डिटेल में काम कर सकें और वास्तविकता में समस्या का समाधान कर सके। हर स्तर पे सर्वांगीण प्रयास करना होगा, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है वो 2 जून से शुरू हो रहा है और चूंकि इस समय स्टडी IQ में आप देख लिए अर्ली स्टार्ट ऑफर चल रहा है जो 31 तक ये सेल चलेगी, तो आप विकास टाइप कोड का प्रयोग करेंगे तो विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ वेबसाइट पर जाकर ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर को चुन सकते हैं। विकास टाइप कोड का जरूर प्रयोग कीजिएगा 2 जून से शुरू होने वाले इस बैच के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके, ये सर्च करके भी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। मुझसे कुछ बात करनी हो तो vikas.singh@studyIQ.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। विकास टाइप कोड का प्रयोग आप स्टडी IQ के हर प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको क्या अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस समस्या के बारे में वो भी हमें बताइएगा। अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।